स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोग को थोड़ा स्पोर्टी स्कूटर चाहिए और वीकेंड्स में उसको ग्रोसरी शॉपिंग भी करने को जाना है, उनके लिए भी ये बहुत सही रहेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी आते हैं हम इसका असली सेक्शन में, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस स्कूटर को खरीदने से पहले सोचने का। वो है इसके खराब पॉइंट्स। तंग आ चुका था इन 3 सालों में। वेल 3 साल का ओनरशिप रिव्यू इस यामाहा एरोक्स 155 का। 3 साल में मैं इसको ऑफ रोड्स भी लेके गया हूँ, एकदम खतरनाक ऑफ रोड्स, जहाँ पे नॉर्मल ऑफ रोडिंग बाइक्स भी फेल खा जाएंगे, वहाँ पे भी इसको लेके गया हूँ। प्रॉपर हाईवेज में भी गया हूँ, हाई स्पीड्स भी किया हूँ इस पर, छोटा मोटा टूरिंग भी किया हूँ। तो इन 3 सालों में बहुत कुछ देखा है और आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ इस बाइक के बारे में। कुछ कुछ पेन पॉइंट्स है और कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मुझे बहुत सही लगा है इसमें। कुछ कुछ फीचर्स है बहुत सही है इस स्कूटर में। तो उसके लिए मैंने ये पूरा लिस्ट तैयार किया है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मेरा थॉट्स। तो बेसिकली इस वीडियो का 2 सेक्शन रहेगा। पहले सेक्शन में मैं उन अच्छी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, और उसके बाद दूसरे सेक्शन में मैं बात करूँगा इसके पेन पॉइंट्स के बारे में, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया है इन 3 सालों में। और बेसिकली ये एक ओनरशिप रिव्यू है, ये मेरा ही एरोक्स है, तो मैं आपको कम्प्लीटली एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ इसका। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो आप इसके टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सो ये एरोक्स मैंने ख़रीदा था मार्च 2022। पहला 1 या 2 साल बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, क्योंकि कहीं भी जा रहा था, कहीं भी मैं बाइक को पार्किंग में रखता था, लोग पूछते थे क्या ये स्कूटर है, क्या ये बाइक है। ये कन्फ्यूजन 1-2 साल बहुत चला, क्योंकि ये जो यूनिट है, जब मैंने ख़रीदा था तब बैंगलोर में बहुत कम दिखाई देता था। मुझे तो एरोक्स दिखता ही नहीं था पूरे, मतलब अगर मैं एक पार्किंग लॉट में मैं इसको पार्क करूँ ना, तो पूरे पार्किंग लॉट में ये बस अकेला एरोक्स खड़ा रहेगा। बहुत ही अटेंशन ग्रैबिंग बाइक भी है ये। और एक बात बताना चाहूँगा कि ये एक CBU यूनिट है। CBU यूनिट बेसिकली मतलब कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, जो कंप्लीटली बना हुआ पीस इन लोग वहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं। जैसे कि अगर जापान से इंपोर्ट करवा रहे हैं या इंडोनेशिया से इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली एक बिल्ड यूनिट है। इसके जो टायर्स भी है ना, वो भी जापानीज ब्रांड है, ये इंडियन टायर्स नहीं है। अभी वाले जो एरोक्स देख रहे हो वो सारे CK यूनिट्स है, कम्प्लीटली नॉक्ड आउट यूनिट। अभी वाले एरोक्स में आपको C8 या MRF के टायर्स मिलेंगे, बट ये जापानीज टायर्स है और बहुत अच्छे टायर्स हैं। उन सब डिटेल्स में मैं जाऊँगा, बट धीरे धीरे पहले अच्छे चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहला सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्कूटर के अच्छे पॉइंट्स के बारे में। 3 साल इस बाइक को चला के मुझे ऐसे 6 पॉइंट्स मिले हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा है। पहला पॉइंट है इसका बैलेंस। वैसे तो आपको पता ही है कि ये एक मैक्सी स्कूटर के कैटेगरी में आता है। पहले दिन ही ना इस बाइक को चला के मुझे ऐसा लग गया था कि भाई इस बाइक में जो कॉन्फिडेंस आने वाला है ना, वो नेक्स्ट लेवल रहेगा। मैंने सीरियसली इस बाइक को टेस्ट राइड भी नहीं किया था, मैं डायरेक्ट बुक किया और ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद इस बाइक को एक्सपीरियंस किया। मैंने लिटरली इस बाइक में कॉर्नरिंग भी किया है, और इतना अच्छा बैलेंस है ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कॉर्नर्स में, आप सोच भी नहीं सकते। आप किसी और स्कूटर में ऐसा नहीं कर सकते हो। तो जैसा इसका नाम है, ये एक स्पोर्ट्स स्कूटर के कैटेगरी में आता है, वैसा ही ये जस्टिफाई भी करता है। बहुत सही बैलेंस है, बहुत मज़ा आएगा आपको चला के। दूसरा पॉइंट है इसका टायर ग्रिप। ऑल्दो ये टायर्स ऑन रोड टायर्स या ऑफ रोड्स नहीं है, हाईवेज के लिए बनाया हुआ था, बट इस स्कूटर को मैं ऑफ रोड्स में भी लेके गया हूँ और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। थोड़ा सा भी स्किड नहीं हुआ, बहुत ही स्टिकियर टायर्स है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इसके टायर्स का, अभी भी है। मैं टोटल 12,000 किलोमीटर अभी तक चला चुका हूँ, अभी तक टायर्स में कोई इशू नहीं आया। बट एक ही स्मॉल इशू आया है कि टायर्स में थोड़ा सा क्रैक आ चुका है। वो इसीलिए क्योंकि इसके जो सस्पेंशन है वो बहुत स्टिफ है, उसकी वजह से सारा प्रेशर इसके टायर्स में आ जाता है। तो जब भी बाउंस होता है तो उसका टायर्स स्क्वीज होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा साइड में क्रैक्स आ चुका है। बट ठीक है, वो तो जायज़ है, सस्पेंशन ऐसा है तो होगा ही। एनीवेज, खराब पॉइंट्स में आएंगे बाद में, अभी अच्छे पॉइंट्स के बारे में ही बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका परफॉर्मेंस। इसमें
R15 का इंजन लगा हुआ है। ये बहुत लोगों से आपने सुना ही होगा ऑलरेडी, ये सच है, इसमें R15 का इंजन लगाया हुआ है। थोड़ा-सा ट्यून्ड है, इसीलिए 15 बीएचपी ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है। टॉर्क इसका ऑलमोस्ट 13.9 न्यूटन मीटर्स टॉर्क है। अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। परफॉर्मेंस बहुत सही है। आप सिटी में भी आराम से स्मूथली 30-40 के स्पीड में चला सकते हो और हाईवेज़ में भी आप 100 में क्रूज़ कर सकते हो। टॉप स्पीड इसका रहेगा अराउंड 120 टू 125। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इसमें वीवीए है, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, ऐसा ही कुछ है जो कि हेल्प करता है आप डिफरेंट स्पीड्स अचीव करने का। तो 50-60 के बाद ही वीवीए इसका किक इन हो जाता है और बहुत ही एक स्मूथ परफॉर्मेंस देता है हाई स्पीड्स में भी। चौथा है इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस ऐसा मैंने बहुत कम स्कूटर्स में ही देखा है। इसका जो बूट स्पेस है ना, उसमें आप किसी भी तरह के हेलमेट्स फिट कर सकते हो। मेरा एमटी का हेलमेट है, आप कोई सा भी हेलमेट ले लो, आप LS2 का हेलमेट लो, कोई एक्सपेंसिव हेलमेट भी ले लो, शोई का भी हेलमेट, एजीवी का हेलमेट ले लो, कोई भी हेलमेट इसमें फिट आ जाएगा क्योंकि ये 24.5 लीटर का बूट है इसका। और स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोग को थोड़ा स्पोर्टी स्कूटर चाहिए और वीकेंड्स में उसको ग्रॉसरी शॉपिंग भी करने को जाना है, उनके लिए भी ये बहुत सही रहेगा। पांचवा पॉइंट है इसका ABS। इसका ABS बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसा बहुत बार हुआ है सिचुएशन, क्योंकि मैं बैंगलोर में रहता हूँ और यहाँ पे मोस्टली बारिश होती है, तो ऐसा बहुत बार हुआ है सिचुएशन, सिटी में आप चलाते रहते हो हाई स्पीड में और अचानक से सामने कुछ आ जाता है। मेरे साथ भी हुआ है। जितने बार भी मैं पैनिक ब्रेकिंग किया हूँ ना, आज तक कभी नहीं फिसला, हमेशा ये एंगेज होता है, 100% ये एंगेज होगा हमेशा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने अचानक से ऐसे फ्रंट ब्रेक्स मार दिया और ABS एंगेज ना हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो ABS उसका बहुत सही है। जितना भी ये सिंगल चैनल है मुझे पता है, बट अगर डुअल चैनल रहता, 2 लाख का स्कूटर है तो डुअल चैनल तो दे ही सकते थे, बट ठीक है, सिंगल चैनल भी काफ़ी है। और सिक्स्थ पॉइंट है इसका माइलेज। इसका माइलेज आपको समवेयर अराउंड 35 टू 40 kmpl में मिलेगा। कंपेयर करना चाहो अगर बाइक्स के साथ, तो इतना माइलेज आपको सिटी में नहीं मिलता है ऐसे परफॉर्मेंस देने वाले बाइक्स में। स्कूटर के साथ कंपेयर करोगे तो हाँ, उनका माइलेज इससे बेटर रहेगा, बट आपको परफॉर्मेंस स्कूटर में अगर 35 से 40 kmpl का माइलेज मिल रहा है तो मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी आते हैं हम इसका असली सेक्शन में, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस स्कूटर को खरीदने से पहले सोचने का। वो है इसके खराब पॉइंट्स, पेन पॉइंट्स है जिसके वजह से मैं तंग आ चुका था इन 3 सालों में। सबसे पहला पॉइंट है इसका सस्पेंशन। सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है, मतलब इतना स्टिफ है ना, अगर छोटा सा भी कोई पत्थर रहा है, जो भी रहा, वो भी आपको लोअर बैक में फील होगा। ये इतना स्टिफ सस्पेंशन है, मतलब छोटे मोटे स्पीड बम्प्स तो छोड़ दो, थोड़ा सा भी अगर रोड अनइवन हुआ उसमें भी आप ऐसे ऐसे जंप करते रहोगे। उसके लिए भी सोल्यूशन मैं ढूंढ के निकाला हूँ। मैंने इंडोनेशिया से एक सस्पेंशन ऑर्डर किया है, उनका सप्लायर इंडिया में ही है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी खरीद सकते हो। तो वो भी कुछ ही दिनों में आने वाला है। मैं सस्पेंशन चेंज करने वाला हूँ। अभी तक के लिए पूरा बाइक स्टॉक है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए, बट अभी 3 साल के बाद मैं धीरे धीरे चेंजेस करने वाला हूँ स्कूटर में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा आगे भी, और स्पेशली एरोक्स के वीडियोस में बनाता रहूँगा। कोई भी अपडेट रहे, जैसे मैं सस्पेंशन चेंज करने वाला हूँ अभी कुछ ही दिनों में, तो आपको वो भी मैं दिखाऊँगा कि सस्पेंशन चेंज करने के बाद इसमें कैसा फीडबैक रहा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इसी तरह के इसी तरह के ऑटोमोबाइल्स टेक्स एंड प्रोडक्ट रिव्यूज़ में बनाता रहूँगा इस चैनल में, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ वो वीडियो आप तक पहुँचे। सेकेंड पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा तंग किया है मुझे, वो है इसका जर्किंग इशू। क्या होता है कि लोअर स्पीड से जब आप अचानक से हाई स्पीड में जाते हो, स्पेशली ट्रैफिक में, तो ये एकदम खटखट खटखट टाइप का एक अजीब सा जर्क होता है इसमें। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप बहुत ही एक टाइट ट्रैफिक में रहते हो ना, तो वो इतना जोर से जर्क होता है कि दूसरे बाइक में जाके आप टक्कर खा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए मैं हमेशा सर्विस सेंटर में लगा रहता था। उन लोग क्लच कैरियर को खोल के क्लीन करते थे। मतलब बहुत डस्टी जगह है बैंगलोर, तो यहाँ पे बहुत जल्दी वो चेन खराब हो जाता था, तो उन लोग क्लीन करते थे। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि क्लच कैरियर चेंज करवाओ और रोलर चेंज कराओ। बहुत महीने के बाद मुझे फाइनली वो पार्ट्स मिला और मैंने चेंज करवाया। अभी तो सही चल रहा है, बट फ्यूचर में अगर फिर से मुझे कोई प्रॉब्लम आया तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। तीसरा पॉइंट है इसका पैनल क्वालिटी। मैं
5'8" का हूँ, और कोई भी अगर मेरा दोस्त जो 5'10" या 6 फीट टॉल है, उसको बहुत दिक्कत होता है। पैनल क्वालिटी का बात मैंने यहाँ पे इसीलिए लाया क्योंकि अगर कोई भी टॉल इंसान है ना, मेरा पैर तो यहाँ पे फिट आ जाता है, बट अगर कोई टॉल इंसान है, उसका पैर यहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसे लगा ना, तो ये पैनल खुल के आ जाता है। ऐसा है मतलब। तो जो प्लास्टिक, एक्चुअली ये वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्लास्टिक ही है, तो वो प्रॉब्लम तो रहेगा ही। पैनल क्वालिटी थोड़ा अच्छा हो सकता था 2 लाख के स्कूटर के हिसाब से, वो मैंने नोटिस किया, बट ठीक है, मतलब उतना भी मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। चौथा है सीट कंफर्ट। ये सबसे ज़्यादा कंप्लेन किया है मेरी वाइफ ने और मेरे फ्रेंड्स ने जो भी पीछे बैठते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो इसका सीट हाइट बहुत ज़्यादा है पीछे, पिलियन के लिए स्पेशली। तो अगर पीछे कोई बैठता है ना, उसको पूरा वो R15 के पीछे में जैसे बैठता है ना, वैसा वाला फील आता है। तो स्कूटर के हिसाब से कंफर्टेबल तो एकदम भी नहीं है पीछे। इवन आगे का भी सीट, मतलब मैं स्लिप होता रहता हूँ क्योंकि सीट थोड़ा सा ऐसा है, इंक्लाइंड है। तो अगर आपको टूरिंग करना है, लॉन्ग डिस्टेंस करना है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप टूरिंग सीट्स ले लो, या फिर आप सीट को मॉडिफाई कर लो। होता है, कुशनिंग चेंज करके कर देते हैं, आप सीट के दुकान में जाओगे हो जाएगा, वो भी मैं करवाऊंगा कुछ ही दिनों में। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और जो लास्ट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो लास्ट पॉइंट है वो है पार्ट्स अवेलेबिलिटी। जैसे मैंने बोला, क्लच कैरियर के लिए मुझे 2-3 महीने वेट करने पड़े। आप जब भी जाओगे सर्विस सेंटर में, वो हमेशा यही बोलेंगे कि भाई पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये स्कूटर बहुत कम बिकती है इंडिया में, तो उन लोग पार्ट्स भी उसी हिसाब से कम लाते हैं। तो ये एक इशू है। अगर आप सोच रहे हो एरोक्स खरीदने का, तो ये चीज़ भी दिमाग में रखना कि पार्ट्स आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। उससे जल्दी आपको OEM पार्ट्स मिल जाएंगे, मतलब जो भी आफ्टर मार्केट जो शॉप्स रहते हैं छोटे मोटे, उसमें आपको मिल जाएगा ज़्यादा पार्ट्स। सो फाइनल वर्डिक्ट, इतने सारे प्रोज एंड कॉन्स को देख लेने के बाद क्या हमें यामा एरोक्स को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि यामा ने एरोक्स का एक नया मॉडल लाया है जिसका नाम है यामा एरोक्स 155 मॉडल एस, जिसमें कि स्मार्ट की का फीचर है और ट्रैक्शन कंट्रोल है। बेसिकली स्मार्ट की वो है कि आपके पास एक की रहेगा, मतलब एक रिमोट कंट्रोल रहेगा, जो आप अपने पॉकेट में लेके बाइक के जस्ट एक नॉब को घुमाओगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली जो कीलेस एंट्री होता है हमारे गाड़ियों में, वही चीज़ अब स्कूटर्स में आ चुका है। तो वो है स्मार्ट की फीचर नए एरोक्स का। प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल आ चुका है हर वर्जन में। सस्पेंशन भी ट्यून्ड है। बहुत लोगों ने बोला है कि सस्पेंशन बहुत इम्प्रूव्ड हो चुका है अब, बट मैंने पर्सनली टेस्ट राइड किया था और मुझे बहुत 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 कम डिफरेंस पता चला। लाइक इट वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो अभी फाइनल, क्या हमें एरोक्स कंसीडर करना चाहिए या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्कूटर उन लोगों के लिए है जिनको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जो परफॉर्मेंस भी दे और स्कूटर के फ़ायदे भी हो, जैसे कि बूट स्पेस अच्छा खासा हो और ट्रैफिक में गियर बार बार चेंज करने का तकलीफ भी ना हो, और बैलेंस भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि एरोक्स का बैलेंस, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप वैसे लोग हो जिनको राइड करना पसंद है और ट्रैफिक में भी मतलब आराम से आपको ग्लाइड करते हुए निकलना है, तो आपके लिए एरोक्स बहुत सही ऑप्शन है। बट अगर आप स्कूटर के प्रैक्टिकलिटी से सोच रहे हो कि पैर के सामने आप सिलेंडर रख के जाओगे, जैसे एक्टिवा में ये सब में लेके जा सकते हो, सामान लेके जा सकते हो, वो इस स्कूटर में नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक मैक्सी स्कूटर के फॉर्मेट में है। आपका टैंक रहता है फ्रंट में। तो बेसिकली ये स्कूटर आप दिल से खरीदते हो, दिमाग से नहीं। अगर आप दिमाग से सोच रहे हो कि नहीं मुझे स्कूटर का ये चाहिए वो चाहिए, तो ये स्कूटर आपके लिए नहीं है। बट अगर आपको एक फन स्कूटर चाहिए जिसको चलाते ही आपके शक्ल पे एक स्माइल आ जाए, तो आप इस स्कूटर को खरीद सकते हो। मैं सीरियसली बताऊँ तो 3 साल हो चुके हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं इस स्कूटर के साथ। फिर भी जब भी मैं इसे स्टार्ट करके, चाहे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाहे मैं इसे लेके छोटे-मोटे राइड्स पे जा रहा हूँ या फिर ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहा हूँ, फिर भी मुझे बहुत मज़ा आता है। लाइक एवरी ट्विस्ट एंड टर्न्स में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस स्कूटर को चला के। तो एरोक्स एक परफेक्ट मशीन तो नहीं है। कोई भी मशीन परफेक्ट नहीं होता। हर बाइक में, हर गाड़ी में कोई ना कोई फ्लॉज होते हैं। बट यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको
कौन सी चीज़ें पसंद आ रही हैं और आप किन चीज़ों के साथ रह सकते हो। अगर आप मैंने जो प्रॉब्लम्स बोला है उन चीज़ों के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो, देन आप इस बाइक को ले सकते हो। और अगर वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खटकती है तो आप दूसरे ऑप्शंस मार्केट में देख सकते हो। ये मेरा एक पर्सनल ओनरशिप रिव्यू था। तो जो भी मैंने अपडेट्स दिया है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। किसी और के लिए कुछ और एक्सपीरियंस भी हो सकता है इस बाइक के साथ। ऑलराइट गाइस, तो यहीं तक था ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर आप भी एक एरोक्स ओनर हो तो। और अगर आप पार्ट्स ढूंढ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर मुझे पता है किसी वेबसाइट में मिलता हो तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अभी तक के लिए बाय बाय।